सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन अति लघुतरीय प्रश्न को हल कर दिए हैं। आज हम लोग लघुतरीय प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम याद करवा देंगे। देखिए लघुतरीय प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता होगा किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा था अपसारी किरण पुंज, जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आसान से समझिएगा, जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए डायग्राम से बहुत ही आसानी से, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, फैल जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। सेकंड नंबर था समांतर किरण पुंज। चलिए जानते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरण समांतर रेखा में गमन करती है तो वैसे रेखा को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। देखिए इसका भी डायग्राम से देखिए, यहाँ पे समांतर किरण पुंज का डायग्राम है, ठीक है। तो आप चित्र के साथ चलिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और उसी में था लास्ट में अभिसारी किरण पुंज। तो जानिए किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जब किसी एक बिंदु पर अभिशून्य हो जाती है तो वैसे को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरणें और एक बिंदु पे जाके रुक जाती है, यानी अभिशून्य हो जाती है, तो वैसे को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करना, यानी तीनों का परिभाषा देना है। अब बताना है कौन सा पदार्थ पारदर्शी है, कौन सा पदार्थ पारभासी है और कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है। बहुत ही सिंपल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार करती है या गमन करती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी प्रकाश की किरण आर पार कर जाए या गमन करती है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आपको याद हो गया कि वो ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार करती है या गमन करती है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो वैसे को क्या कहेंगे, पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब में क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार कर जाता है। उसी में था अपारदर्शी पदार्थ, यानी अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं करते हैं, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे में ईंट, पत्थर, टेबल, कागज इत्यादि, कुछ भी आप ले लीजिए, मोबाइल, कुछ भी ले लीजिए, जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है वो हो गया अपारदर्शी, या जिसमें प्रकाश की किरण आर पार करती है वो हो गया पारदर्शी। और एक था पारभासी, तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण अंशतः रूप में गमन या आर पार करती है, यानी आधा रुक रुक के करती है। तो जैसे में देखिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे पारदर्शी पता हो गया कि सूर्य की किरण आर पार करेगा तो पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा, सूर्य की किरण आर पार नहीं करेगा तो अपारदर्शी कहलाएगा, अंशतः रूप में करेगा तो पारिभाषिक कहलाएगा। थर्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है, आइए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के 2 नियम हैं, पता होगा आपको परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में आया है। फर्स्ट देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, हमारा एक समतल में है, ठीक है। और सेकंड नंबर देखिए, किसी वर्ण के प्रकाश के किरणें के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण हुआ वो परावर्तन कोण के बराबर होता है,
चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, एक साइड आप जब भी अंतर वाला क्वेश्चन रहे तो आप डिवाइड करके बनाइएगा, एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड काल्पनिक प्रतिबिंब। फर्स्ट देखिए, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और इधर यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। सेकंड देखिए, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा देखिए, यह किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणों परावर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु पर मिलने से बनता है, और यह किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होता है। ये दर्पण के सामने बनता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, और यह दर्पण के पीछे बनता है। 5 नंबर देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये बुक में दिया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये सब किसकी विशेषता है? समतल दर्पण के। आप वीडियो को रोक कर यहाँ से आप नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये हो सकता है तो इस बार बिहार बोर्ड में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है तो आपको सबसे पहले अंतर वाला डिवाइड कीजिएगा, एक साइड उत्तल दर्पण, एक साइड अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के जानिए परिभाषा क्या होता है। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह घसा हुआ रहता है यानी धंसा हुआ। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में, और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। 4 नंबर देखिए, इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी अगर आप बोलिएगा तो बता देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आप अभी तक फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसको बहुत ही जल्द विस्तार से वीडियो अपलोड कर देंगे। क्योंकि लाइव आके क्लास नहीं करा सकते, उसमें अभी दिक्कत है, क्योंकि आप लोग अभी सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आप लोग जब सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत जल्द ही हम यूट्यूब पे लाइव आके आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, साइंस का हो, मैथ का हो, या हिंदी का हो, संस्कृत का हो, सोशल साइंस का हो, सभी को विस्तार से आपको हम बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें। 6 नंबर हमारा हो चुका है। 7 देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए, 6 नंबर हो चुका है। 7 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य होता है, आइए जानते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 8 नंबर देखिए, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दिया हुआ अवतल, उत्तल, समतल। तो आपको हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 9 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग वाहिनियों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और ये हम नहीं, क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो उसमें कम से कम 4 बार पूछा गया है। चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, VVI क्वेश्चन है, आप इसे नोट जरूर कीजिए, याद जरूर कीजिएगा, तभी आपका नंबर फोड़ के वहाँ पे आप ला पाइएगा। देखिए, उत्तल दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है। इसका मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है, छोटा सा दर्पण में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसके कारण किसी वाहन के पीछे आ रहे अन्य वाहनों की स्थिति, आप बाइक देखे होंगे, बाइक के बगल में लगा रहता है, उसी को बोला जाता है साइड मिरर। तो उससे पीछे क्या होता है? अन्य वाहनों की स्थिति एवं गति का स्पष्ट पता चलता है। इसी कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, क्योंकि पता चलेगा पीछे से कितने तेज़ में आ रहा है। हम लोग क्या चीज़ करते हैं? साइड दे देते हैं, ठीक है, जिससे दुर्घटना होने से बचता है आदमी। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करता है। 10 नंबर देखेंगे, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें F = R/2।
ये भी 5 नंबरिया क्वेश्चन है बुआ, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप साइंस में जाके 90+ नंबर लाइएगा। हमसे लास्ट तक जुड़े रहें। देखिए आपको बहुत ही आसानी से बता देते हैं। इसमें 2 होता है, एक अवतल के लिए और एक उत्तल के लिए। तो अभी हमसे पूछा गया है अवतल के लिए। तो देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया, आप अच्छे से नोट कर ले। एम डैश क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव क्या है, पी है, जो यहाँ पे देखिए हम लिख लिए हम लोग। मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, फोकस एफ है, जानते हैं एफ से क्या होता है फोकस, वक्रता केंद्र क्या है सी है, मुख्य अक्ष पी सी, मुख्य अक्ष हमारा क्या है पी सी के समानांतर आपतित किरण ए बी दर्पण से, तो देखिए समानांतर क्या है आपतित किरण ए बी दर्पण के सतह से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। ठीक है, जो डायग्राम में दिया गया उसी को इसे में हम लिख दिए हैं। तो आइए यहाँ से चलते हैं हम लोग। सी बी दर्पण के सतह पर अभिलंब होगा, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपको पता होगा आपतन कोण बराबर क्या चीज़ होता है परावर्तन कोण। तो उसी में कोण को हम लोग लिख लिए, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोण ए, तो ए यहाँ है, बी तो बी सी, एक हो गया हमारा आपतन कोण, और एक देख लीजिए कोण सी बी एफ, एक हो गया परावर्तन कोण। ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। वैसे देखिए एकांतर कोण आप देख लीजिएगा। तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड LHS बराबर है तो RHS क्या होगा बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से देखिए LHS बराबर है तो RHS हमारा बराबर होगा, लिख दिए। चलेंगे हम लोग त्रिभुज BCF में। आप डायग्राम को बार बार लाइएगा, डायग्राम आप पार लीजिए और वहाँ से समझिएगा, पहले नोट कर लीजिएगा इसको। समीकरण 3 हो गया, यदि बिंदु P के काफ़ी निकट हो तो, यहाँ आपको देखिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो बिंदु हमारा P है वो P के काफ़ी निकट है, तो यहाँ से दूरी इसकी कितनी हो जाएगी BF हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पे समीकरण 4 में मिला है लिखा हुआ। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 3 और 4 को हल कर देते हैं। देखिए समीकरण 3 और 4 से हल करने पे तो इसका भी LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये जो CF है वो मान किसका है PC का। अब PF बराबर हम लिख सकते हैं, एक मान लिया जाए ये एक रेखा है जिसकी दूरी AB है और यहाँ पे हम मान लेते हैं C। तो इसकी पूरी निकालने के लिए AB बराबर हमको पूरा निकालने के लिए AC प्लस BC करेंगे तो कोई दिक्कत होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही जाएगा। वही काम यहाँ पे किए हैं, PF प्लस PF, तो PF जुट के कितना हो जाएगा 2PF। अब PC तो ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या तो उसको क्या से सूचित करता है त्रिज्या को R से, तो R हो गया। यहाँ पे देखिए ध्रुव और फोकस तो F हो गया, इसीलिए F को इस साइड रखिए, 2 को डिवाइड में भेज दिए तो F बराबर R/2 सिद्ध प्रूव्ड हो गया। आप पहले अच्छे से नोट कर लें और उसे 2-3 बार बना लें और उसके बाद देखिएगा आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु अवतल दर्पण पर बने निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करना है आपको। कोई वस्तु है जो अनंत पे है, ठीक है, तो देखिए उसका ये डायग्राम हो गया, इसका A डैश और B डैश, तो अनंत पे है तो इसका कहाँ बना है फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होगा। बारह नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित को चित्र को दिया गया है और इसका पूरा प्रतिबिंब को पूरा करना था, तो हम लोग यही हम पेंसिल से कर दिए हैं। आपको इसके बारे में देखिए यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है, तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कोई भी वस्तु कहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं वस्तु के लिए प्रतिबिंब के लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है आ से क्या हो गया अनंत, फ से फोकस। अगर कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पे। कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पे। अब के मतलब समझिए अ से अनंत और ब से वक्रता के बीच, तो उसका कहाँ बनेगा फोकस और वक्रता के बीच, जो अभी हम लोग बनाए थे। ठीक है, देखिए फोकस पे रहेगा तो अनंत पे इसका प्रतिबिंब बनेगा फव
तो फब रहता है तो अब हो जाता है, सिंपल है। अब रहेगा तो फब हो जाएगा। फब मतलब समझिए फ से फोकस और व से वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए अ और व तक कहाँ से बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ध्रुव पे अगर कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव के ध्रुव पर, और ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर कोई वस्तु देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र पर हो तो उसका वक्रता पर ही पड़ेगा, ध्रुव पे हो तो ध्रुव पे ही होगा, फोकस पे हो तो अनंत पे होगा, ठीक है। अब मतलब समझ रहे हैं आप लोग, अनंत और वक्रता केंद्र। अब का फब हो जाता है, फब का अब हो जाता है। यहाँ से आप याद रखिएगा तो 1 नंबर आपको जरूर आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं। देखिए 13 नंबर का डायग्राम बनाना था, तो इस प्रकार कुछ हमारा डायग्राम है और इसमें नीचे लिखा हुआ था कि एक उपयोग को भी लिखे। देखिए उपयोग भी बताएं। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामत दर्पण के रूप में, ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण से वस्तु की दूरी की प्रास यानी रेंज क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब को बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचना है आपको। तो यहाँ देखिए इसका आंसर देखिए किताब में ही दिया हुआ है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका वस्तु का सीधा और आवर्तित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थितियों में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी होगी और वस्तु से बड़ा होगा। इसका आंसर किताब में ही है। 15 नंबर देखिए, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 16 नंबर देखिए, कल्पना कीजिए, इसका भी आंसर बुक में ही दिया गया है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये भी उसी का 16 का। 17 का देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताना है। कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण किया जाता है, देखिए किताब में दिया हुआ है अवतल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर बताए थे उत्तल दर्पण, ठीक है, और सौर भट्टी में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। इस प्रकार टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।